नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉग्स में। जिस तरह से संसद में कुल मिलाकर हंगामा हुआ इस मुद्दे को लेकर कि किस तरह से मनरेगा के नाम को चेंज किया गया और न केवल नाम चेंज किया गया, महात्मा गांधी को हटाकर वो जी राम जी बिल हो गया, बल्कि उसका जो ऑब्जेक्टिव था, उसमें भी काफ़ी परिवर्तन किया गया। लेकिन इस मुद्दे को लेकर टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस काफ़ी आक्रामक ढंग से एक तेवर दिखाते हुए ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वहाँ की जो स्कीम है, वेस्ट बंगाल की स्कीम है, उसका नाम बदल के वो महात्मा गांधी के नाम पे रखेंगी। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल हो गया कि क्या विपक्ष जो अपोजिशन यूनाइटेड अपोजिशन जो इंडिया ब्लॉक है, क्या इस तरह की तैयारी आने वाले दिनों में वो कर रहा है कि वोट चोरी के मुद्दे के अलावा ये जो मनरेगा का मुद्दा है, इसको एक बड़े पैमाने पर पूरे देश भर में इसके ऊपर एजिटेशन किया जाए, आंदोलन किया जाए। क्योंकि जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में बोलते हुए संकेत दिया, उन्होंने ये कहा कि सरकार तभी झुकती है जब जनता सड़क पे आ जाती है, जैसा कि फार्म बिल के ऊपर हुआ था, यानी कि फार्म बिल को सरकार को वापस लेना पड़ा, जब 1.5 साल से ज्यादा समय तक लंबा प्रोटेस्ट चला था। तो क्या विपक्ष की मंशा ये है कि जिस तरह से कृषि कानून पर आंदोलन हुआ था पूरे देश में, विपक्ष उसी तरह से इस मुद्दे के ऊपर मनरेगा बिल को लेकर पूरे देश में आंदोलन करना चाहता है? क्या विपक्ष के अगर ये मंसूबे हैं, तो विपक्ष किस तरह का पॉलिटिकल डिविडेंड इससे देख रहा है? और क्या सरकार का जो नैरेटिव है, क्या सरकार ने इस बार गलती कर दी महात्मा गांधी के नाम को हटाकर? क्या सरकार एक तरह का जिसको कहते हैं पॉलिटिकल गेन इस तरह से देख रही है कि वो फार्म सेक्टर में जो अपर कास्ट ओबीसी के लैंडलॉर्ड हैं, जिनको की खेती के दिनों में जिस समय बुनाई और कटाई का समय आता है, उस दौरान में लेबर की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए सरकार कहीं न कहीं एक तरह से किसानों को राहत देने की मंशा रखती है। तो ये सारे सवाल हैं जो इस जी राम जी बिल के आने से पैदा हुए हैं। तो इस मुद्दे को हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक विशिष्ट पैनल है, निखिल डे भी जुड़ेंगे, जो वन ऑफ द प्रोमिनेंट सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं मनरेगा को लाने में। और जिस तरह से आरटीआई का जब बिल आया था, जो सोनिया गांधी की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल अस्तित्व में थी, तो उस दौरान अरुणा राय, निखिल डे, इन सब ने मिलकर एक तरह से इस बिल को अस्तित्व में लाने में मदद की थी। इसके साथ हमारे साथ जो पैनल जुड़ रहे हैं, प्रसून आचार्य जो सीनियर जर्नलिस्ट है वेस्ट बंगाल से जुड़ रहे हैं, प्रतीक चट्टोपाध्याय जो कि प्रोफेसर हैं कल्याणी यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस से, उनसे भी समझेंगे पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स और साथ ही मनरेगा बिल के इस इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जो एक नई प्रॉब्लम शुरू हुई है, और साथ ही राहुल आनंद जो बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे भी समझेंगे कि क्या है बिहार की पॉलिटिक्स। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रतीक जी आपसे। क्या लगता है आपको कि ममता बनर्जी जिस तरह से एग्रेसिव फ्रंट फुट पे आके खेल रही हैं, उनका पॉलिटिकल मोटिव क्या आपको नजर आता है? कि एक तो जिस तरह से ममता बनर्जी ने ये कहा है कि बीजेपी एक तरफ से महापुरुषों की जिसको कहते हैं उन्हें नीचा दिखाने का काम कर रही है। रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर जिस तरह से वंदे मातरम के ऊपर कंट्रोवर्सी हुई, अब तो महात्मा गांधी का नाम ही हटा दिया गया। तो ममता बनर्जी सिर्फ पॉलिटिकल स्कोर करना चाहती है, या ममता की नजर उस वोट बैंक पे भी है जो इस मनरेगा बिल के आने से, जी राम जी बिल के आने से जो अफेक्ट होगा, यानी कि वैसे मजदूर जो रूरल इलाकों में एक तरह से उनके लिए जॉब गारंटी मुश्किल हो जाएगी, और शायद ममता बनर्जी की नजर उस वोट बैंक पे भी है। देखिए, पहले तो ये बात समझ लेना चाहिए कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव के पहले एक माहौल है। 2026 का असेंबली इलेक्शन है, लेकिन उसके पहले जो है हाई कोर्ट ने रूलिंग दिया था कि जो मनरेगा था उसका जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने रद्द कर दिए थे, उसको देने को बोला था अगस्त महीने में। लेकिन उसके बाद भी पैसा नहीं मिला सेंट्रल गवर्नमेंट से वेस्ट बंगाल को। तो वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर होने के नाते वो इशू उन्होंने पहले से ही बोल रही थी। और उसके बाद अभी जो बिल आया है संसद में, उधर में उनका यही पॉलिटिकल मोटिव दो है। एक तो है कि नेशनल स्टेज में तृणमूल कांग्रेस का जो अस्तित्व है उसको मजबूत बनाना है, और यहाँ पे जो पूरा जो अपोजिशन जो इंडिया ब्लॉक है उसका नेतृत्व में आने का एक मंशा भी है ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का। ये तो एक पॉलिटिकल मोटिव है नेशनल स्टेज पे। और रीजनल स्टेज पे क्योंकि असेंबली इलेक्शन सामने है और पैसा पहले से ही मनरेगा का जो है अगस्त से देने को था, लेकिन अभी तक आया नहीं, उसके साथ जोड़ रहे हैं ये नाम चेंज का। तो ये है वोट चोरी, तो इसका एक मुद्दा था पहले, अभी हो गया नाम चोरी।
तो वोट चोरी और अभी नाम चोरी, ये दोनों लेके यहाँ का जो इलेक्शन का माहौल है उसमें ममता बनर्जी डिविडेंड चाहता है, क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि उसका एक ही मकसद है, टू गिव रिस्पेक्ट, कैसे श्रद्धा देना है सभी को, महात्मा गांधी को। और यहाँ का जो प्रोग्राम है कर्मश्री योजना है उसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ना है। देखिए, नाम जोड़ना या नाम को चेंज करना ये तो बड़े बात नहीं है। बात ये है कि जो टारगेट ग्रुप है उसको पैसा मिल रहा है, उसको पैसा हर स्टेट में मिल रहा है, कितने देर से मिल रहा है, और जो स्टेट में मिल रहा है वहां पे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सेंटर को मिल रहा है कि नहीं। तो वेस्ट बंगाल में एक मुद्दा है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है भ्रष्टाचार है, बहुत सारे करप्शन है मनरेगा के पैसा को लेके, इसलिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलने से सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रहा है। तो मुद्दा ये भी है कि एक इमोशन कि यहाँ का जो एक दो डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई भ्रष्टाचार का इशू है तो पूरा स्टेट के लिए जो पैसा है वो रद्द कर दिया है। यही पॉलिटिकल नैरेटिव रीजियन में वेस्ट बंगाल में सेट कर रहा है तृणमूल कांग्रेस कि एक तो पहले एसआईआर से बहुत परेशानी हुए लोगों को, और दूसरे बाद अभी जो है ये मनरेगा का नाम जो चेंज कर रहा है, तो महात्मा गांधी को वो एक तरह से डिसरेस्पेक्ट कर रहा है। और साथ ही साथ यहाँ का जो पैसा है 100 दिन के काज का जो पैसा है वो पैसा कब देगा, और ये नया बिल नया नाम से वो पैसा और भी डिले हो सकता है। यही एक नैरेटिव तृणमूल कांग्रेस कर रहा है। तो एक तो नेशनल स्टेज में नेतृत्व देना है इंडिया ब्लॉक को इस मामले में, और दूसरा है रीजियन में वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के पहले एक इमोशन तैयार करना कि गांधी को डिसरेस्पेक्ट कर रहा है बीजेपी और ममता बनर्जी रिस्पेक्ट दे रहा है, और जो फार्मर्स है उनके जो पैसा उनको पैसा और भी डिले करने का एक तरीका है ये नाम चेंज करने से। तो कुल मिलाकर जो किसान हैं या जो मजदूर हैं जिनके पैसे अभी तक बकाए हैं, उनको कहीं न कहीं मोबिलाइज़ करने की भी एक रणनीति है। प्रसूनाचार्य, आप कैसे देखते हैं? क्या ममता बनर्जी सिर्फ़ इंडिया ब्लॉक की लीडरशिप चाहती हैं? क्योंकि इस समय तो उनके लिए सबसे क्रूशियल है पश्चिम बंगाल का चुनाव निकालना, क्योंकि अमित शाह के सारे घोड़े खुले हुए हैं। और वैसी स्थिति में जिस तरह से बीजेपी वहाँ पे एक बंगाली अस्मिता की पॉलिटिक्स खेल रही है, वैसी स्थिति में ममता बनर्जी के लिए ज़रूरी है कि उनकी जो कोर कंस्टिट्यूएंसी है उसको कैसे कंसोलिडेट किया जाए। और शायद इसलिए ममता बनर्जी फ्रंट फुट पे, उनके जो सारे सांसद हैं कल संसद में पूरी रात उन्होंने गुजारी है बाहर में इस ठंडी रात में इस मुद्दे के ऊपर प्रोटेस्ट करते हुए। जो डेरेक ओब्रायन है उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की दूसरी बार हत्या हुई है। तो जिस तरह से टीएमसी एग्रेसिव तरीके से इस मुद्दे को उठा रही है, लगता है कि वो अपना जो कैचमेंट एरिया है उसको कंसोलिडेट करना चाहती है। देखिए, बात दरअसल यही है। नंबर वन, 2021 से आज तक 2022, 23, 24 तक हो गया है। मनरेगा का कुछ करप्शन हुआ जरूर, लेकिन जहां करप्शन हुआ वो रोक के बाकी डिस्ट्रिक्ट में देने के लिए कोर्ट ऑर्डर दिया था। अगस्त महीने ऑर्डर दिया। अनुराधा तलवार, ये केस टीएमसी या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट नहीं किया था, कि एनजीओ किया था, जिसका लीडरशिप में अनुराधा तलवार जी है। लेकिन आज तक वो मनरेगा का पैसा नहीं मिल रहा है। जॉब वर्क का कार्ड का कोई धमकी का बात चलते थे। तो गरीब जो किसान है, गरीब लोग तबका है, ममता बनर्जी का जो कोर वोटर है, वो तो इसके लेके बहुत दिन से बहुत परेशान है। लेकिन बीजेपी का मकसद यही है, मकसद था ही एक गरीब लोग तो गुस्सा से आके ममता का खिलाफ वोट करें। और लेफ्ट भी ममता को हटाने के लिए तैयार हो गया है। लेफ्ट का यहाँ का मेनली सीपीआईएम का जो मकसद है जो ममता किसी प्रकार से हट जाए, तो वो लोग भी बोलता था जो करप्शन हुआ है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश का बाद भी अगर चालू नहीं किया तो लोगों का लगा है इट इज ए पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल मोटिव से भाजपा इसको नहीं दे रहा है। मोर देन 1000 करोड़ रुपीस बकाया है। जब से बंद हुआ था, इसका पहले जो मनरेगा का पैसा था वो भी गरीब आदमी को नहीं मिला। नंबर वन, तो गरीब आदमी जिसको पैसा नहीं मिला है
वो तो ममता का पक्ष में वोट करेगा और बीजेपी का खिलाफ में ज्यादा तो वोट करेगा। हिंदू मुसलमान, ये हिंदू मुस्लिम जो नैरेटिव बीजेपी सेट करता है, बाहर जाके जो पेट में लात पड़ता है तो गुस्सा ऐसे ही आ जाता है। आप देखिएगा हर जगह ऐसा ही होता है, नंबर 1। नंबर 2, टीएमसी का जो लोग का रात भर धरना में था, उसका एमपी के साथ भी हमारा भी आज बात हुआ, वो लोग का सीधे स्पष्ट बात है। नंबर 1, मनरेगा का जो स्कीम है, महात्मा नाम रविंद्रनाथ टैगोर दिया था। मोहनदास करमचंद गांधी का महात्मा जो टाइटल, जो उपाधि कहो या नाम कहो, कुछ भी कहो, सम्मानित जो नाम है, कौन दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ, बांग्ला में कहता है रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था। तो रविंद्रनाथ का जो अमर्यादा हो रहा है, फिर महात्मा का भी अमर्यादा हो रहा है, और गरीब लोग भी झेल रहा है। इसका मतलब है बंगाली जो अस्मिता है, बंगाली जो प्राइड है, उसका ऊपर भी बीजेपी धक्का मार चुके हैं। ये बात तो सही है। पिछले 1 साल से हम लोग देख रहा है, बंगाली जो गरीब लेबर लोग काम करने जाता है, चाहे उड़ीसा में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, जहां जहां बीजेपी रूल स्टेट है, उसके ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। गुजरात में भी अत्याचार हो रहा है। तो एक तो मुद्दा पहले से बन चुका है। और आप जानते हो, जैसा सोनाली बीबी और उसका फैमिली का मेंबर, जो लोग बंगाल का ही माने नागरिक है, सिटीजन है, उसको कैसे बांग्लादेश में पुशबैक कर दिया था। महिला वापस आया, लेकिन उसका हस्बैंड नहीं आया था। तो बंगाल में एक माहौल पैदा हो गया था। ये जो गुजरात लॉबी का बीजेपी, मोदी शाह का जो बीजेपी है, दे आर एंटी बंगाली। ये तो गरीब आदमी का सोच में, भद्र लोग जो है, बंगाली अपर कास्ट हिंदू भद्र लोग का दिमाग में वो लोग ममता के खिलाफ चला गया। पिछले 3 साल 3 चुनाव में, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, लोग ममता का खिलाफ ही वोट दिया था। लेकिन जो गरीब आदमी है, उसका दिमाग में घुस रहा है ये बीजेपी जो है एंटी बंगाली है। बीजेपी एक तो पेट पे लात मार रहा है, और बंगाली जो अस्मिता है उसको भी में भी लात मार रहा है। तो ये ममता बनर्जी का सिर्फ इलेक्शन फायदा ही नहीं है, ये सीधे बात है जो गुजरात लॉबी और बीजेपी आर एंटी बंगाली। देखिए, कल मोदी जी आ रहा है मथुरा बेल्ट में, वो भाषण करने के लिए कल दोपहर। आज 24 घंटा भी बाकी नहीं है। लेकिन मथुरा लोग जो सिटीजन का मांग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे पिछले कई दशक से, और भाजपा उसको भी झूठ बात बोला है, सीए में फॉर्म फिलअप करो और तुम बन जाओगे सिटीजन। अभी तो वो लोग पगला हुए हैं, क्योंकि सीएमए में फॉर्म फिलअप किया और अभी एसआईआर हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट सीधे बोल दिया जो सीएमए एप्लीकेशन जो लोग करेगा उसको तो वोटर कार्ड भी नहीं मिलेगा, वो नागरिक भी नहीं रहेगा। लेकिन इसके बाद वोटर कार्ड भी था, 2002 का लिस्ट में भी नाम था। ऐसे 50,000 लोग, वो बीजेपी का कहने से, उसका सेंट्रल मिनिस्टर शांतनु ठाकुर का कहने से वो लोग फॉर्म फिलअप किया। इसके बाद 2-3 दिन पहले बीजेपी का यहाँ का स्टेट प्रेसिडेंट जो है श्रमिक भट्टाचार्य, फिर शुभेंदु अधिकारी, ये लोग जाके अमित शाह को समझाया जो इन लोग का तुरंत दे दीजिए सिटीजनशिप। तो तुरंत कहते सिटीजनशिप मिलेगा। बहुत मुश्किल से 100 आदमी को भी नहीं मिला पिछले 7 साल में। तो मथुरा वाला भी चिड़े हुए हैं। बीजेपी जो धोखाधड़ी कर रहा है, ये तो गरीब आदमी, मध्यम वर्ग, गरीब, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उसको ऐसे ही लग रहा है, और इसका सीधा बेनिफिट ममता बनर्जी को मिलेगा। और ममता जब से ये सवाल प्रसून जी, जैसे, हाँ प्रसून जी, ये सवाल ले लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं राहुल आनंद। राहुल, आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो इस बिल का जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है, या फिर जो सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जो लेबर पीरियड जिस दौरान में मेन एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है, जब खेती की बुआई होती है, उस समय मजदूर नहीं मिलते, और इसलिए उस दौरान का जो समय है उसमें बाहर कर दिया गया है कि मनरेगा वर्क नहीं मिलेगा। लेकिन कई सारे जो एक्सपर्ट इस पे कह रहे हैं कि अगर वेजेस बढ़ रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है कि लेबर के पास, मजदूर के पास एक बार्गेनिंग पावर उनकी बढ़ रही है, तो क्यों आप मजदूरों की बार्गेनिंग पावर को कम करके रखना चाहते हैं? देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो भी बात की है, उस बातों में एक जो भी हमारे साथ जो हमारे पैनलिस्ट रहे हैं, उन लोगों ने कोई तार्किक बातें नहीं की। उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ईर्ष्या झलकी,
ईर्ष्या झलकी कि बीजेपी बंगाल में क्यों आ रही है, या बीजेपी बंगाल में क्या चाहती है, या बीजेपी बंगाल में आना क्यों जरूरी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, थोड़ा मुझे वक्त दीजिएगा, मैं सभी दोनों पैनलिस्ट को सुन रहा था, थोड़ा मुझे वक्त दीजिएगा, मैं एक एक करके सारी चीजों को करूंगा, मैंने कुछ पेन डाउन भी कर रखा था। सबसे पहले सवाल उठता है, मनरेगा से शुरू करते हैं। देखिए अंतर क्या है, जिन लोगों को राम जी से आपत्ति रही थी, जिनके लिए राम इमेजिनरी वर्ड हुआ करते थे, उनको राम से आपत्ति रहेगी, इसलिए वो उसकी वास्तविकता में नहीं जाएंगे, उनकी गहराई में नहीं जाएंगे, उनके साथ क्या संवेदना है, क्या उसमें ऑब्जेक्टिव बदलाव किया गया है, इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। मैं परत चीजों को उठाता हूं और बताता हूं। देखिए पहला पॉइंट, मनरेगा से शुरू करते हैं। प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार मिलता था, प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार मिलता था। जी राम जी में अगर आप आएंगे तो प्रतिवर्ष 125 दिन की रोजगार की गारंटी मिलती है, यानी कहने का मतलब कि 25 दिन हम और लेकिन एक्चुअली में अगर फिगर फैक्ट को देखें तो 50 दिन से ज्यादा रोजगार नहीं मिल रहे हैं। अगर 2023 से 2024 के आंकड़ों को देखें तो 50 और 52 दिन ही मिल सके हैं रोजगार। तो इसलिए आप उसको 100 दिन से 200 दिन भी कर दें तो उससे क्या फर्क पड़ता है, एक्चुअली में तो 50 दिन ही मिल रहे हैं। जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं, पूरा खर्च जो है वो केंद्र सरकार का होता था। अब जवाबदेही तय की गई है राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की, यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगी। यानी कहने का मतलब, जो अभी हमारे पैनलिस्ट एक बात को कह रहे थे कि बंगाल में 3000 करोड़ का फंड को रोका जा चुका है, वो सेक्शन 27 के तहत रोका गया है। सेक्शन 27 की तरह उनको रोका गया है। ऐसा इसलिए रोका गया है कि जब आप केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन का अगर आप पालन नहीं करेंगे तो केंद्र सरकार को ये दायित्व है कि वो आपके फंड को रोक सकता है। ऐसे बिहार में भी हुआ है। बिहार की भी चर्चा कर लेते हैं। बिहार में तो डबल इंजन की सरकार है। बिहार में लगभग 893 करोड़ रुपए को रोका गया है। उसके पीछे का तात्पर्य यह है कि जो पेपर वर्क होता है, जो बना कर देने की जो बात की जाती है, वो अभी तक जमा नहीं हुआ, इसलिए वहां रोका गया है। बिहार की मैं बात करता हूँ। तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात मैं कर रहा हूँ आपसे कि हर बार जब खेती का वक्त आता था, अगर हम बिहार की बात करें या भारत की बात करें, तो भारत जो देश है वो गांवों में निवास करता है। गांवों की स्थिति को अगर जाकर आप देखिएगा तो पहले से बेहतर स्थिति हुई है। और गांव में जब भी कोई फसल, धान और गेहूं काटने का जब वक्त आता है तो उसमें मजदूरों की समस्या होने लगती है। उस समय लोग मजदूरी ना देकर वो मशीनों से कटाई कराने पे मजबूर हो जाते हैं। तो उस चीज को भी रोका जा सकेगा। और जहां तक जो मजदूरों को पैसे देने की जो बात की जा रही है वो इसके तहत मिलेगा। और जो लूप होल है, यानी कि कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अभी लगभग 23 राज्यों में गड़बड़ी आई है। तो 23 राज्यों में गड़बड़ी आने का तात्पर्य आप समझिए कि मैं अगर गैर भाजपा शासित प्रदेश को हटा भी देते हैं, भाजपा शासित प्रदेश में भी कटघरे पे हो रहा है कि ये केंद्र सरकार के पैसे का कहीं ना कहीं दुरुपयोग हुआ है। यानी कहने का मतलब कि अगर हमने आपको भेजा है मजदूरों से काम कराने के लिए, आप मशीन से काम कराकर पैसा मजदूरी के नाम पे ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलती है। जो लूप होल है उसको बदलने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी का तो ये व्यवहार रहा है, उसकी तो संस्कृति रही है, उसकी तो चाल चरित्र और चेहरे में ही इस चीज का झलक आती है कि ना हम खाएंगे ना हम खाने देंगे किसी को। तो एक वो हुआ। अब इसमें अगर बात करें 2005 में वो सब ठीक है। ये सारी जो डिस्क्रिपेंसी है, लूपहोल्स है, उसको पूरा करने पे कोई भी उनकी मंशा पे डाउट नहीं कर रहा सरकार की। सवाल जो उठ रहे हैं कि अगर आप ये स्टेट के जिम्मे कह रहे हैं कि स्कीम तो सेंटर की होगी, गाइडलाइन सेंटर की होगी, लेकिन रिसोर्स स्टेट को खर्च करना पड़ेगा। वैसी स्थिति में स्टेट का कहना है कि हमारे पास तो पहले ही रिसोर्स का क्रंच है, हमारे सेस का पैसा जो है सेंटर नहीं दे रहा है, 2 साल से डिले है कई सारे राज्यों के, तो वैसे स्थिति में वो मनरेगा पे खर्च नहीं करेंगे। तो एक तरह से जो एक गारंटी बेस्ड स्कीम थी कि रूरल डिस्ट्रेस को खत्म करने के लिए, वो एक तरह से स्कीम खत्म हो जाएगी। कोई भी राजस्व स्पेंड नहीं करेगा और वैसी स्थिति में जो मजदूर या फिर जो लोग जिनको की नौकरी की संभावना नहीं मिलती थी, वो कहीं ना कहीं मनरेगा के जरिए आर्थिक स्वावलंबन होता था, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस में चले जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे। देखिए 2011 के आंकड़े की बात कर रहे हैं। 2011 के आंकड़े की बात कर रहे हैं। 2011-12 में लगभग 25.7% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। आज 2023-24 में लगभग 4.86% लोग गरीबी रेखा के ऊपर हैं, यानी कि ग्रामीण भारत झलक रहा है। और आपने जो बात कही मैं उससे नकारता नहीं हूँ, मैं उसका समर्थन नहीं हूँ। लेकिन जो 40% की जो बात की जाती थी, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब जीएसटी भी आया था तो उस समय कहा गया था कि आप करिए, जो बकाया जो आपको नुकसान होगा उसकी हम भरपाई करेंगे। तो केंद्र सरकार सबको लेकर चलने वाली सरकार है। वो
तेलंगाना को भी उतना महत्व देती है, कर्नाटक को भी उतनी महत्व देगी, बिहार को भी उतना ही महत्व देगी और बंगाल को भी नहीं छोड़ेगी। तो कहने का मतलब यह है कि नैरेटिव तय करने के लिए कुछ भी तय किया जा सकता है, राष्ट्रीय विमर्श की चर्चा करने के लिए, लेकिन वास्तविकता की अगर बात करें तो भ्रष्टाचार का लगभग 193.63 करोड़ रुपए 24-25 के आंकड़े में भ्रष्टाचार किया गया है। अब उससे एक फायदा और आएगा। मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, टेक्निकली एक बात बताना चाहूंगा कि अब जो भ्रष्टाचार को रोकने का जो तरीका लाया गया है वो डिजिटली लाया गया है और एआई के माध्यम से रोकने की प्रक्रिया में हम चल रहे हैं, क्योंकि जमाना बदलता जा रहा है। आज अगर आप गांव पे भी जाएंगे तो गांव में भी जो रहने का जो स्तर है वो बिल्कुल परिवर्तित हो चुका है। पहले लोग कैसे रहते थे, आज लोग कैसे रहते हैं, आज उनके लिविंग स्टैंडर्ड कैसे है। तो मैं आपकी इस बात पे कि गाँव में जो नौकरी की व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं या फिर रोजगार की जो बात कर रहे हैं, उसके लिए सरकार ने एक नियम बना रखा है। आज हम लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब हम संविधान की शपथ लेने की जब बात करते हैं तो बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल की बात होती है। तो ये भारत सरकार का ये दायित्व है कि जो फूड सेफ्टी जो फूड बिल जो आया था, जो केंद्र सरकार लेकर आई थी और उस समय यूपीए की सरकार में आया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त में अनाज बांटते हैं, आप उनको निकम्मा बना रहे हैं। उन लोगों ने ही कहा था इस बात को। और लेकिन ये सब भूल गए कि जो फूड बिल आया था उसमें इस लाइन का जिक्र था कि लगभग 70% ग्रामीण परिवेश में और 30% शहरी लोगों को आप फूड बिल के तहत अनाज उपलब्ध कराएंगे। तो हम जो कर रहे हैं वो गांधी जी की ही बातों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी कहते थे सत्य के वो पुजारी थे, अहिंसा का वो दूर रखने का प्रयास करते थे। तो गांधी जी ने जिस मार्ग को हमको दिखाया था उसी मार्ग पे तो हम चल रहे हैं। और आज जो कांग्रेस को हल्ला कर रहा है, बस मैं समाप्त करूंगा, कांग्रेस जो आज हल्ला कर रहा है, तो कांग्रेस ने एक नाम बदला था अपनी सरकार में ही। वो नाम बदला था कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना। वो कांग्रेस के शासनकाल में ही उस नाम को बदल दिया गया था। आज लगभग 53 नाम है जो गांधी परिवार के नाम से ही चल रहे हैं। सरकार ने कभी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया है, लेकिन एक जिम्मेदारी तय होती है केंद्र सरकार की, जिसके लिए अगर कोई बच्चा एक मत समाप्त करूंगा 10 सेकंड में। अगर मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी का देहांत होने के बाद अगर मैं अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाता है तो ये मेरी गलती है। केंद्र सरकार बिल्कुल वही कर रही है कि अब तक मैं आपको देता था, अब आप अपने रिसोर्सेस को इस्तेमाल करिए और रिसोर्सेस को इस्तेमाल कर आप 40% तो आइए, 10% तो आइए, घटेगा तो हम आपको देंगे। इसमें गलती क्या है? अगर जब बिहार भी 2005 में जब मिला था एनडीए को, तो उस समय बिहार में तो लिमिटेड रिसोर्सेस था, 22,000 करोड़ का ही बजट था। आज 17,000 करोड़ का अगर बजट आ गया है तो कहीं ना कहीं की लिमिटेड रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो यानी कि रिफॉर्म करने के बाद परफॉर्म करना पड़ेगा, झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहते हैं कि आपको लगता है इस बात की संभावना कि क्या विपक्ष में वो बैंडविड्थ है, वो कैपेबिलिटी है कि जिस तरह से किसान आंदोलन या फिर जो फार्म बिल को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था, वो इस मनरेगा के बिल को लेकर उस तरह का प्रोटेस्ट या उस तरह का आंदोलन खड़ा कर सकता है? क्योंकि एक तरह का जिसको कहते हैं कि रूरल इंडिया में एक डिवीजन की भी एक तरह से मंशा है कि यानी कि जो किसान है उसको मोबिलाइज, उसको कंसोलिडेट किया जाए और जो मजदूर है, जो कि जिनके पास बड़ा खेत नहीं है, बड़ी जमीन नहीं है, जो मनरेगा जैसी स्कीम के जरिए अपने जीविकोपार्जन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इससे बच जाएंगे। तो आपको लगता है कि ये एक प्रो किसान बिल है जी राम जी, लेकिन एंटी लेबर बिल जिसको कहते हैं जी राम जी, और जो बीजेपी का कैचमेंट है, जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड इलाका है, वो ओबीसी, अपर कास्ट, ये सारे जो कम्युनिटी हैं वो इससे लाभान्वित होंगे और दलित और जो महिलाएं हैं वो इसकी सफरर होंगी। मैं जरा निकलता हूँ, मेरा डिबेट शुरू हो गया। एक बात है कि फार्म लॉज और ये मनरेगा का नाम जो चेंज हो रहा है, दोनों में अंतर है और दोनों का जो प्रोटेस्ट होगा उसमें भी अंतर होगा। क्योंकि फार्म लॉज में एक क्लॉज था कि विदेश से फॉरेन कंपनीज को यहाँ का मार्केट में आने का व्यवस्था करना है। लेकिन यहाँ पे जो है केंद्रीय सरकार एक नाम बदल रहा है और ऑब्जेक्टिव को भी थोड़ा सा बदल रहा है। तो इसलिए जो फार्म लॉ में पूरा जो फार्मर्स थे वो एकदम स्पॉन्टेनियस पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन इस बार हम देख जो है जो अपोजिशन है वो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ही ये सीमित रह गया। अभी आने वाले समय में वो लोग
फार्मर्स को इसके बारे में गहराई से समझाएंगे, उसके बाद वो आंदोलन करेंगे कि नहीं, ये देखने का बात है। लेकिन अभी तक जो है फार्मर्स के ऊपर जो है फार्म लॉस जैसे हुआ था, ऐसे कोई फार्मर्स के अंदर में अभी तक एक ये नाराजगी नहीं आया है, क्योंकि ये शुरुआत है नाम बदलने से। लेकिन जो मैं बोलना चाहता था कि 2026 में बंगाल में चुनाव है, उसके पहले बीजेपी ने एक तरह से एक जो गिफ्ट है ममता बनर्जी को दे रहा है। एक तो एसआईआर हुआ था, उसके पहले ये नाम बदलने का, तो पॉजिटिव कुछ करने से पहले नेगेटिव कुछ कर रहा है, जो ममता बनर्जी एक बहुत स्ट्रैटेजी ले रहा है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ले रहा है, तो उससे ममता बनर्जी का ही फायदा हो रहा है। तो 2026 चुनाव के पहले अगर वो मनरेगा का जो पैसा था वो दे सकते थे यहाँ को स्टेट गवर्नमेंट को, तो एक माहौल होता है कि बीजेपी ने भी प्रो पीपल एक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर नाम ठीक है। बदलने से और पैसे हाँ, रोकने से ममता बनर्जी को ही फायदा मिल रहा है। ठीक है। निखिल डे साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल जी, आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि आपने और अरुणा जी ने एक इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल भी लिखा, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जो प्रताप भानु मेहता ने आज जो लिखा है, उसमें प्रताप भानु मेहता साफ तौर से कहते हैं कि जो मनरेगा स्कीम एक तरह से है, वो उसके लिए तो जो इसके कॉन्सेप्ट और इसको इम्प्लीमेंट करने वालों को तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था। लेकिन सरकार जो इसके ऑब्जेक्टिव में जिस तरह से उन्होंने चेंजेस किए हैं, आपको लगता है कि जो इस विधेयक का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि इससे वेजेस बढ़ जाते हैं और जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है उसमें उस समय पे मजदूर नहीं मिलते, उस समय लोग नहीं मिलते, और इससे इस तरह से भारत का जो एग्रीकल्चर पे लोगों की डिपेंडेंस है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है। आप इस आर्गुमेंट को कैसे, कितना बाई करते हैं, या फिर इसका क्या काउंटर आर्गुमेंट है? ये सवाल तो है और उसके ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये बात समझ में नहीं आ रही है कि भारत की मीडिया, सरकार कहती है कि हम 125 दिन दे रहे हैं और बस यूं ही मान रहा है। मतलब कानून को तो पढ़े, क्या लिखा है कानून के अंदर, क्या गारंटी दे रहे हैं। हमने रोजगार गारंटी के कानून को 20 साल से देखा है, उसके अंदर एक एक लाइन, एक एक कॉमा, एक एक फुल स्टॉप को देखा, और उसी वजह से जैसे आप यहाँ कह रहे थे एक कि धारा 27 में ये है, धारा 6 में वो है, तो इस सेक्शन 5(1) में कहता है कि जिस राज्य के जिस इलाके में केंद्रीय सरकार चाहेगी वहां ये कार्यक्रम चलेगा। तो कहां गया राष्ट्रीय रोजगार गारंटी? गया। आप देश के आधे हिस्से में चलाओ, क्वार्टर हिस्से में चलाओ, किसी राज्य के एक जिले में चलाओ, किसी राज्य के पूरे जिलों में चलाओ, तो ये कहां से बन गया एक राष्ट्रीय गारंटी? और वो कानून में साफ लिखा है, कानून में साफ लिखा है कि केंद्रीय सरकार, एक डिमांड बेस्ड था, एकमात्र कानून था पूरे भारत में, जिसकी वजह से इस कानून की खासियत है कि जितने लोग 100 दिन तक रोजगार मांगेंगे उनको रोजगार दिया जाएगा। बजट रोका नहीं जा सकता है, बजट की वजह से कोई कंस्ट्रेंट नहीं हो सकता है। लेकिन और उस पर ही लड़ाई होती रही कि बजट क्यों नहीं दे रहे हो, और सरकार को कहना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह हम बजट देंगे, चलो हम लेट देंगे, उसका हमें कहीं ना कहीं मुआवजा देना पड़ेगा, हम देंगे, लेकिन बजट देंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। अब कमिटमेंट को क्या हो गया? कमिटमेंट को उन्होंने कह दिया, धारा 4 सबसेक्शन 5 में कह दिया, नॉर्मेटिव एलोकेशन मेड बाय द सेंटर एज पर नॉर्म सेट बाय द सेंटर। मतलब केंद्र सरकार तय करेगी कितना किस राज्य को देगी, और उन किस आधार पर देगी वो भी खुद केंद्र तय करेगी। तो कहां से केंद्र को जहां देना है देगी, जहां नहीं देना है नहीं देगी। वेस्ट बंगाल को रोकने की जरूरत नहीं है, देने की भी जहां नहीं जचे नहीं जाएगी, या एक ही जिले में दे देगी। तो ये चीजें, तीसरा इसमें है वो जो आपने जिक्र किया उसका तीसरा, लेकिन इन दो चीजों की बात ही नहीं की, और ना तो मीडिया बात कर रहा है, अखबारों में निकल रहा है 125 दिन दे दिया। कहां से दिया भाई? और मीडिया के लोग, मैं सच में आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ध्यान से तो कानून की बातें देखें, कानून पर ही चलता है, कानून बनाया तो कानून पर चलता है। तो ये डिबेट, इसमें हम चले जा रहे हैं कि 60 दिन रोकेंगे, कहां रोकेंगे? मान लो आधे देश में ही चले तो कहां रुकने वाला है? वो तो चलने ही नहीं वाला है, रुकेगा कहां? तो वो 60 दिन वाले प्रावधान में दो और प्रावधानों पर आऊंगा। आपने जो 60-40 का रेशियो कहा, मेरे हिसाब से कानून नहीं है, अब ये स्कीम है। कानून रद्द हो गया, MGNREGA कानून था, एक लीगल गारंटी दे रहा था, उसके बहुत सारे प्रावधान थे, वो रद्द हो गया। रद्द होने की जगह
क्योंकि उनको दिखाना है कि हाँ हम 125 दिन दे रहे हैं, 100 दिन नहीं 125 दिन दे रहे हैं, तो उन्होंने एक और कानूनी ढांचा लाया जिसमें कोई कानूनी हक नहीं, कोई कानूनी हक नहीं है। मैं कोई व्यक्ति हूं, किसी इलाके से रोजगार मांगूंगा, यदि मेरा इलाका नोटिफाई होगा तो मांग सकता हूं, यदि पर्याप्त पैसा है तो मिलेगा, यदि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी मानेगी, क्योंकि केंद्र ने तो जिम्मेदारी अपने आप के हाथ धो ली है, 60% जो देना चाहता है देगी, यदि राज्य 40% देगा। और ये पहली बार मैंने सुना है कि कोई कानून से आप किसी राज्य से 40% ले सकते हैं, पहली बार। राज्य कहे कि हाँ वो कह सकते हैं हमने एक स्कीम निकाला, आप आधा देना चाहो, आप 40% देना चाहो, 20% देना चाहो, स्कीम में कह सकते हो, अब कानून में कैसे कह सकते हो? राज्य कहेगी हमारे पास पैसे नहीं है, और कई राज्यों के पास नहीं है, तो उसका मतलब 40% नहीं आए तो स्कीम ही उस राज्य में नहीं चलेगा। या केंद्र को बहुत बढ़िया लगेगा हमारा 60% बच गया, और कहेंगे राज्य सरकार नहीं दे रही है, इन्हीं का दोष है कि ये कार्यक्रम नहीं चल रहा है, इन्हीं का देश है कि ये विकसित भारत का वो नहीं चल रहा है। और ये नाम, मैं लास्ट में नाम पर आऊंगा क्योंकि नाम पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता हूं, पूछना जरूर चाहता हूं, महात्मा गांधी जी को निकालने का क्या मतलब था, क्या उद्देश्य था? इसी में महात्मा गांधी विकसित भारत लगा सकते थे, तो वो क्यों, कोई कारण था, वो समझ में आए तो बहुत अच्छा है। और ग्राम आप क्यों VBGRAMG क्यों नहीं है? इसको अलग से राम को क्यों लगा रहे हैं? क्यों आप किसी राम के नाम पर क्यों कर रहे हैं? एक विकास की योजना है, उस विकास की योजना में कई खामियां होंगी, कुछ अच्छे होंगे, कुछ ठीक चलेगा तो कुछ ठीक नहीं चलेगा, कई जगह भ्रष्टाचार होगा, कई जगह आप रोक पाओगे। आप क्यों भगवान के चीजों को यहाँ इधर उधर जोड़ रहे हो? ये मेरे समझ में नहीं आता है, हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को नहीं समझ में आता है। फाइनली जो आपने कहा था 60 दिन के लिए इसको रोकना, 60 दिन के लिए, हम तो उससे आपत्ति, हम आपत्ति इसलिए जताते हैं क्योंकि वो गरीब मजदूर, जिसके वो भूमिहीन मजदूर, जो एग्रीकल्चरल लेबर है, जो उस समय जाता है खेती में क्योंकि उसके पास जमीन नहीं है, उसको दूसरे के खेत में जाके मजदूरी करनी पड़ती है। नरेगा ने क्या किया, वो कभी ऐसा नहीं कि वो नहीं गया खेती के काम में, क्योंकि उसको रोजगार मिल रहा था, 100 दिन वो दूसरे टाइम जाता था, लेकिन उसके लिए बार्गेनिंग पावर था। वो कहता था आप मुझे न्यूनतम मजदूरी नहीं दोगे, नरेगा की मजदूरी जितनी नहीं दोगे, आप मेरा शोषण नहीं कर सकते हो, मैं नरेगा में चल जाऊंगा। और उसकी वजह से भाव उसका थोड़ा सा बढ़ा, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ वेजेस था। अब आप उसको आप रोकना चाहते हो और वापस आप उस सामंती व्यवस्था में जाना चाहते हो, जहां हाथ जोड़ के भीख मांग के लोग आपके पास मजदूरी में आएंगे, तो किसको हम मदद कर रहे हैं, किसकी हम मदद कर रहे हैं? और क्योंकि हम बड़े किसानों की बेशक करें, सरकार उनकी सीधी करे, सरकार उनकी सीधी करना चाहते हैं, नहीं, वो उनके कंधों पर जो गरीब लोग हैं उनसे और शोषण करा के उनकी हालत को ठीक करना चाहते हैं। सरकार किसानों की हालत सीधा ठीक क्यों नहीं करती है? ये क्यों करती है कि न्यूनतम मजदूरी से कम भी मिलेगा, इससे कम भी मिलेगा, हम नरेगा को ही रोक देंगे उस समय, तो वो नरेगा नहीं, अब जो नया नाम है उसको। तो हर तरीके से ये बहुत आपत्तिजनक कानून है। हमारे जैसे इलाके में जहां लोग बरसों से इसके लिए लड़ने के बाद आया, उसके बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आए दिन लड़ते हैं, क्योंकि आसानी से नहीं होता इस देश में। वो आज सड़कों पे है, सैकड़ों की संख्या में निकले हैं, हजारों की संख्या में निकलेंगे। पार्लियामेंट में ममता बनर्जी हो या कोई मुख्यमंत्री हो या कोई और हो, वो एक अलग है, आम जनता निकल रही है सड़कों पर और निकलेगी बड़ी संख्या में। और ये सरकार जरूर किसी जगह में कह सकती है, और वो निकल रहे हैं जिनका काम उनको मालूम है आज मिलना मुश्किल है, कल तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, कल से ही नहीं मिलेगा। निखिल जी, इसमें ये जो सवाल था कि जो वेजेस हैं जिसको लेके सरकार का कहना है, या फिर जो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से ये है कि वेजेस काफी इससे बढ़ जाते हैं उस एग्रीकल्चर एक्टिविटी के पीरियड में, तो आपको लगता है कि इसका कोई दूसरा मॉडल हो सकता है कि मिनिमम वेजेस फिक्स कर दिए जाएं, या कोई और मॉडल आपकी जेहन में आता हो? साहब, नरेगा के वेजेस मिनिमम वेजेस से कम है, तो वेजेस बढ़ते हैं मतलब मिनिमम वेजेस भी नहीं पहुंचते हैं। आपका मानना होना चाहिए कि मिनिमम वेजेस से कम मिले, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बेकार है, आपका ये मानना है? आपने जो सवाल पूछा, ये भी मेरा सवाल है आप लोगों से, कि आप कैसे, किस मुंह से इस देश में जहां इतनी असमानता है, इतनी दिक्कत है, हम कैसे कह सकते हैं कि किसी का वेज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? वेज कहां से प्रॉब्लम है?
प्रॉब्लम उस बड़े किसान के 3-4 तरह के हो सकते हैं। खाद बहुत महंगा हो गया हो, तो उसके फर्टिलाइजर महंगा हो गया हो, उसके केमिकल्स महंगे हो गए हो, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दे रहे हैं हम और कानूनों में पता नहीं क्या करें। हम उस गरीब मजदूर के वेज को और डिप्रेस करना चाहते हैं। ये आर्ग्यूमेंट ही, तर्क ही कहां से आया, मुझे समझ में नहीं आया। और कैसे दिया जा सकता है, किस मुंह से दिया जा सकता है? आप खुद बताइए। मैं पलट के आपसे सवाल पूछता हूं। मैंने तो बता दिया मेरा सोच, क्योंकि आप ये एक सवाल यहाँ पुटअप कर रहे हैं। आपको लगता है ये एक तार्किक बात है कि वेजेस मॉडल ऐसा बने ताकि इनका वेज बहुत कम रहे और खेती किसानी उसी पर चले? इसमें जिस बात को आप रेखांकित कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि पंजाब के सारे किसान जो हैं वो उस पीरियड में बिहार के लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि आप अगर रूरल इलाकों में जाएं तो हर जगह पे ये शिकायत मिलती है कि मजदूरी नहीं मिल रहा है जी, क्योंकि वो सारे तो मनरेगा में हैं। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो वो सब लोग जितना मनरेगा में मिल रहा है उससे ज्यादा नहीं देंगे तो वो सारे लोग मनरेगा में हैं। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। पंजाब के जो लोग हैं, जो बड़े किसान हैं, वो बिहार से मजदूरों को ट्रेन में भर के ला रहे हैं, कई तो टिकट भी ऑफर कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि क्या ये जो बड़े लैंडलॉर्ड हैं या बीजेपी का जो वोट बैंक है, जो अपर कास्ट ओबीसी जिसके पास जमीन की बड़ी खेती है, उसको फेवर करने के लिए ये जी राम जी बिल लाया गया है, जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, जो दलित हैं, जो महिलाएं हैं, जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी, वो कहीं ना कहीं नुकसान में रहेंगी? पहली बात है साहब, ये बिल लाया गया है पैसे केंद्रीय सरकार की बचाने के लिए। उसी पर बहस केवल आज नहीं, पिछले 10 साल से हो रही। केवल कोविड के साल में थोड़ा बढ़ाया, 40% बढ़ाया, और वो भी कम पड़ा। उसके साल के एंड में भी अनपेड पेंडिंग लायबिलिटीज थी। मतलब जो मजदूरों ने कोविड के साल में काम किया उनको पेमेंट अगले साल मिला, कई मजदूरों को। तो ये, और बंगाल का जिस पर इतनी बातचीत हुई आपके शो में, बंगाल के मजदूरों का क्या दोष है? जैसे पूछा था, अलग जिलों में मान लो किसी मजदूर ने का दोष है और उसने भ्रष्टाचार किया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करो, लेकिन इंजीनियर, आईएएस अफसर, बड़े लोग जिन्होंने किया भ्रष्टाचार, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? एक पूरा राज्य के ऊपर आपने थोप दिया। पूरे राज्य, 1 करोड़ वर्कर थे बंगाल में, तो सबके साथ भ्रष्ट थे। उनका क्या हक नहीं बनता है? हम लोगों में ने मतलब चलाने वालों लोगों की बस की बात नहीं रही कि ठीक से चलाओ बिना भ्रष्टाचार, और आप उस मजदूर के ऊपर डाल दो। और ये जो आपने कहा बिल्कुल सही है। इस कानून में जिनको तकलीफ हुई कि इस कानून के वजह से मजदूर को छोटा सा हक मिला मजदूरी का, पिछले 20 साल में वो मिला, जिसके लिए पूरी दुनिया ने कहा, केवल प्रताप भानु मेहता साहब ने नहीं कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा, जोसेफ स्टिग्लिट्स ने कहा, बहुत लोग कहते हैं दुनिया का सबसे अच्छा कार्यक्रम रहा है, बार नन, बहुत सारे लोग कहते हैं। वो नोबेल प्राइज विनर्स ने भी कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि उसने वास्तव में सबसे गरीब तबके को थोड़ा सा हक अधिकार दिया, थोड़ा सा जीने का मौका दिया। तो ये जो जो ये पूरा डिस्कोर्स आया है कि नहीं ये तो बहुत तकलीफ, इतने से ही तकलीफ हो गई, तो बिल्कुल ये जिन लोगों को तकलीफ हुई उनका कोई, मेरे हिसाब से तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं उस तकलीफ के लिए। और ये अच्छा खासा चलता हुआ कानून को रद्द किया और उसकी जगह जो लाया, ये कहना कि 125 दिन की गारंटीड मजदूरी दे रही है, बिल्कुल फ्रॉड है, गलत है। यदि होता तो तब ये सब बहस की जरूरत ही नहीं होती। तब तो कहते बहुत ही अच्छा है, हम और भी कर रहे हैं, वही कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो तब तो नरेगा में प्रॉब्लम नहीं है। और कर रहे हैं तो कर रहे हैं, और क्योंकि नरेगा में कहीं ना कहीं उनको तकलीफ हो रही है। और एक सवाल की, क्या आपको लगता है कि जो नाम चेंज हुआ उसके पीछे की वजह एक तरह से जो बार बार बीजेपी कहती है कि वो हिंदू रेनेसा कर रहे हैं, 500 साल 1000 साल का जो एक तरह से पुनर्जागरण का जो कार्यक्रम है वो इस समय चल रहा है, वो वजह है जी राम जी जोड़ना? या फिर आपको लगता है कि कांग्रेस की जो लिगेसी थी, एक मनरेगा मानी जाती थी, उस लिगेसी को हटाना टेक्स्ट बुक से या फिर लोगों के माइंड स्पेस से, वो वजह थी?
या फिर इसके ऑब्जेक्टिव में जैसे कई बार क्या कहते हैं ना कि राज्यों को केंद्र सरकार पनिश भी करती है, बहुत सारे सेस के जो पैसे हैं राज्यों के बकाए हैं, जिन राज्यों में उनकी मुख्यमंत्री से बनती नहीं है उन राज्यों का सेस का पैसा डिले कर देते हैं, मनरेगा का पैसा डिले कर देते हैं। तो एक तरह से राज्यों को पनिश करने का एक अधिकार भी मिल जाएगा केंद्र को। हाँ, इसको बहुत ज्यादा मिलेगा अधिकार, इसमें दो राय नहीं है। वजह क्या है नाम जो बदलने का, उनसे ही पूछना पड़ेगा, लेकिन कुछ नाम कुछ तो मेरे सवाल है। मेरा सवाल यही है कि महात्मा गांधी का नाम छोड़ने की क्या जरूरत थी? चलो, आपको विकसित भारत, ग्रामीण रोजगार, आजीविका मिशन की गारंटी लगाना था, ठीक है, वो सारे शब्द, उससे पहले महात्मा गांधी रह सकता था। महात्मा गांधी जी से क्या आपत्ति है, ये मेरा एक सवाल है। दूसरा, कांग्रेस से आपत्ति है तो महात्मा गांधी, क्योंकि उनका कहीं गांधी नाम है, उससे आप ही इतने कंफ्यूज हो गए क्या? ये मेरा एक सवाल है, मैं तो जवाब नहीं दे सकता हूं, उन लोगों ने सोचा है। दूसरा मेरा सवाल है कि ये कैसे कर सकते हैं, और मुझे आपत्ति है वहां कि आप कहते हो कि ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन, पहले तो वो तुकबंदी कहाँ आजीविका कहाँ मिशन पता नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपने जितने नाम डाल दिए उतने उसमें, तो आप बीच में डैश डाल के राम को अलग क्यों निकाल रहे हो? वो उस धर्म के साथ, वो एक धर्म है, आप एक प्रोग्राम को एक धर्म में मत जोड़ोगे। जितना भी अच्छा हो, जितना भी बुरा हो, उसके अंदर कहीं भ्रष्टाचार भी होगा। आप क्या उस धर्म को उसके साथ लपेटना चाहते हो? आप राम जी का नाम उसके साथ क्यों डाल रहे हो? किस आधार पर, किस अधिकार पर? और वो धर्म ने अधिकार दिया क्या आपको ये करने के लिए? तो वो नाम पर मेरा एक तो सवाल है और एक आपत्ति, और इसलिए मैं तो नहीं कहूंगा उसको जी राम जी, मैं तो कहूंगा ग्राम जी, क्योंकि वो पूरा GRAM जी, कोई कारण नहीं है कि आप उसको अलग से कर लो। इसके अलावा कि आप कहीं किसी एक धर्म का आप कोई सर्टिफिकेट लेना चाहते हो जिसका आपका अधिकार नहीं बनता है सर्टिफिकेट लेने का। तो कुल मिलाकर बड़े सवाल हैं कि मनरेगा का जो एक तरह से कंटूर चेंज किया गया है, ऑब्जेक्टिव चेंज किया गया है और राज्यों के ऊपर जिम्मेदारी दे दी गई है, उससे इस बात की आशंका बढ़ गई है कि ये योजना पूरी तरह से किल ना हो जाए। तो गारंटी नहीं है, प्लीज आप लोग, या तो हाँ, आप बिल्कुल मानिएगा, गारंटी नहीं है। इस शो का फिर करने का कोई मतलब नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, कोई भी आप दूसरे लोगों को लाओ, किसी को भी लाओ, पढ़िएगा कानून। ये तो हम माने की गारंटी नहीं है, हम फालतू बातें नहीं करते रहे कि बहुत बढ़िया इन्होंने 125 दिन बढ़ा दिया, तब तो क्या मतलब इन शोज का करने का? समझ तो बननी पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये बड़े सवाल हैं जिसको लेकर आने वाले दिनों में, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या विपक्ष पूरी तरह से एकजुट होकर इस मुद्दे के ऊपर उसी तरह से प्रदर्शन, लोगों की भावनाओं के साथ और सड़कों पर उतरेगा? क्योंकि जिस तरह से कृषि कानून को लेकर एक तरह से संयुक्त आंदोलन हुआ था और सरकार को फाइनली उस कानून को रोल बैक करना पड़ा, क्या इस मनरेगा के ऊपर जो राम जी बिल हो गया है उसके ऊपर भी विपक्ष का क्या संयुक्त आंदोलन सड़कों पर दिखाई देगा? तो आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए निखिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसून आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीक चट्टोपाध्याय आपका धन्यवाद, और राहुल आनंद आप बिहार से जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ।